ब्राह्मणाचे मध्ये जेमतेम असतात म्हणतात, कसं काय होणार आहे मग? नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हे पण हे महत्वाचं नाही का मग? नमस्कार जी। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम महाराज। और क्या हाल है वृंदा जी? हाँ जी सर, ठीक है। आप सुनाइए सर, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। हाँ, ठंडी बहुत हो गई है सर। प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं तो जयपुर आया हुआ हूँ, जहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है। आज 2 दिन से धूप निकली है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। इधर तो वही हाल है, बहुत बुरा हाल है ठंड से। हाँ, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल हम्म। पुन्हा है। और से ठीक है सर? हाँ जी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। कोई अच्छा सर, जयपुर है हमारे क्या आपके यहाँ? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं नॉलेज। देखिए, यदि कोई बोलता है कोई साथी। हाँ, वही इसीलिए बोला प्रणाम मैंने। सभी को। हाँ हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे वृंदा जी? हाँ जी, हमारे सर राजेश साहनी जी जो है हमारे, हाँ हाँ। वो बनाते हाँ हैं जी। अपना। तो उनके दर्शन नहीं हुए कभी भी। नहीं, होता है बीच बीच में, वो करते हैं ऑन, बीच हाँ, में वीडियो ऑन करते हैं। मैंने मेरे ध्यान में आए नहीं कभी भी। मैं चलो उनको कम से कम क्वेश्चन नमस्कार क्वेश्चन ही बोल पूछते दे, हैं ना, जब धन्यवाद क्वेश्चन बोल दे। पूछते हैं। हाँ, जब क्वेश्चन अच्छा अच्छा पूछते अच्छा हैं तो अच्छा। वो वीडियो कॉल कर लीजिए आप उनको। हाँ, करेंगे करेंगे सर, जरूर करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, बिल्कुल क्योंकि वो करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया वो बना करके भेज देते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। समय समय लगता है सभी काम के लिए। बिल्कुल सही बात है। इतना समय निकाल के हम बढ़िया सबके करके लिए तैयार मेहनत करके करते हैं सभी को। बिल्कुल। अब बिल्कुल संडे बिल्कुल बस बिल्कुल। में हम बैठ जबलपुर आप लोग 3 ले आना। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार उमरानिया जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया बढ़िया, आप बोलिए। बस first class। ललित जी कुछ कह रहे हैं? जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। अभी सर ने लगा दिया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी जितना हो सके उतना सर से ही बात करें, हम क्वेश्चंस मत करें, तो ज्यादा से ज्यादा हमको आगे का सीखने का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्वेश्चंस करते रह जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि वो पूरा कोर्स, कि जितना हमको साहब सर जो टाइम देने वाले वो टाइम भी कम हो जाएगा। उससे बेटर है कि हम सीखे तो अच्छा रहेगा। पत्रिका तो वही 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 मुझे पेज 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 नंबर बता दियो, पेज बता दियो, पढ़ लेना। हाँ हरे हाँ कृष्णा। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्णा। अच्छा, मेडिकल करेगी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, इस चार्ट में क्या बताना है? नहीं भाई, नहीं, हाँ ऐसे रहो तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। फायदा ऐसे कुछ दिया नहीं। हुआ है। नहीं, फिर मत लेना, फिर 6 महीने बाद ले लेना। अनीता जी म्यूट कर मजाक लीजिए। नहीं, सीरियसली, फिर 6 महीने बाद आना। अब मत आओ। अरे तो अभी सुनो ना, सुनो। अब अनीता जो जी। मैं अरे जो मैं वहां पढ़ के आई हूँ, देखो जब हम क्लास करेंगे तो मैं भी आपको
कैसे थाली करें? 140 का आपको जैसे 4 रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, 2 सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, अचार मिलेगा। रखे न अरे मुठ नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार गुरुजी। सर। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर। प्रणाम। हम गुरुजी। हरे प्रणाम कृष्णा प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर नमस्ते अगेन। नमस्ते नमस्ते नरेंद्र जी। चलिए, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 अनुराधा जी। तो अच्छा है, हम लोग बैक टू बैक क्लास में आ रहे हैं। तो गोचर को तो पढ़ेंगे ही। एक पत्रिका है, इस पे कुछ बोलना नहीं है। आप लोगों ने देखा, 2-3 मिनट देखा होगा। इसके क्या प्रश्न हो सकते हैं वर्तमान में, ये बोल रहा है। क्योंकि अब हमको लगन राशि या ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग विद्वान हो चुके हैं। क्या प्रश्न होगा ये पकड़ के हमको बता दीजिएगा, और कुछ मत बताइएगा। ये नहीं कि समय जाया करना है, वो नहीं करना। जो भी 5-10 लोग बताना चाहेंगे, एक ही चीज आपके मन में आ रहा है तो वही बता दीजिए, हाथ उठाइएगा, बता दीजिएगा कि ये वाला कितनी प्रश्न एज होना चाहिए। कितनी एज है? ठीक है ना, ज्यादा समय नष्ट मत कीजिएगा। सर कितनी एज है? बताइए परवीन उमरानिया जी। सर कुंडली प्रशांत तो गुप्ता दिख ही जी नहीं रही। बताइए। सर हेल्थ सर को लेकर हो कुंडली। सकता है। कुंडली तो दिखाई दे रही है। सर हेल्थ मुझे को तो लेकर नहीं हो दिख सकता रही। है। चलिए, हेल्थ को लेकर हो सकता है। कैरियर प्रशांत गुप्ता कैरियर जी। को लेकर हो सकती है। गुरुजी संतान से संबंधित प्रश्न हो सकता है, संतान की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर खुद के प्रमोशन से जुड़ा प्रश्न हो सकता है। बच्चों के बारे में हो सकता है एक। दूसरा बच्चों की शादी के बारे में, बच्चों बच्चों के हायर एजुकेशन के बारे में, या इंडिया से बाहर भेजना है, इंडिया में भेजना है, या ऐसा कुछ पढ़ने के बारे में। और खुद की कुछ जॉब में प्रमोशन होगा या चेंजेस होने के बारे में। ठीक है, ब्रह्मदत्त जी। गुरुजी छोटे बहन भाई भाई के बारे में हो सकता है। पायल जी। सर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और जॉब से रिलेटेड। अंजू खन्ना जी।
हेल्थ से भी प्रॉब्लम, माता का से भी आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुपमा। हेलो, प्रणाम गुरुजी, आ रही है आवाज? आवाज आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बहुत कम है। अब आई गुरुजी? हाँ बोलिए। हाँ जी, माता से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं, मकान भूमि से और छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए वेरी गुड। चंद्रभान जी। गुरुजी संतान से संबंधित हो सकता है या किसी लाभ वगैरह से या अपने खुद के बारे में कुछ हो सकता है। सजल भौमिक। हाँ जी गुरु जी, संतान के लिए हो सकता है, रोग ऋण शत्रु के लिए हो सकता है, या जीवन में कुछ परेशानी के लिए हो सकता है। चलिए बीआरडी जी। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम उनका प्रणाम। प्रश्न उनका प्रश्न शायद वो 9th हाउस रिलेटेड है, क्योंकि वो गुरु का दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रहा है और वो शनि पूर्ण योगकारी है, इसलिए प्रॉपर्टी के संबंध में या पंचम भाव के संबंध में उनके प्रश्न हो सकते हैं गुरु जी। चलिए ठीक है। अनीता शर्मा जी। सर अष्टम भाव से और लगन से संबंधित, अर्थात प्रॉपर्टी या बीमारी से संबंधित हो सकते हैं, या ठीक है सर, बस इसी का, एजुकेशन तो नहीं होगी फिर। निखिल पांडे जी। सिक्योरिटी, व्यापार या बच्चे के एजुकेशन इत्यादि के लिए ऐसा प्रश्न हो सकता है। राम मोहन कपिल जी। गुरुजी या तो हेल्थ से हो सकता है या फिर स्पाउस से रिलेटेड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। राकेश कौशल जी। गुरुजी सूर्य की अंतर्दशा है तो इसमें सूर्य की या तो नहीं है, गुरु में शुक्र है। शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र की है तो हाँ, जीवन साथी के बारे में हो सकता है गुरुजी, और लगन से और अष्टम के बीमारी के बारे में भी हो सकता है, या संतान के बारे में। राकेश कुमार जी। गुरुजी संतान की समस्या हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, या छोटे बहन भाई के से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। और किन्हीं को बोलना है? सर गुरु में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है ना अभी तो। शुक्र शुक्र। शुक्र तो 2023 तक ही था ना। खत्म हो गया। ना ना, आप लोग गलत देखते हैं। 2023 से शुरू हुआ है, वो नवंबर 2025 तक चलेगा। अच्छा ऐसा है। गुरुजी संतान से रिलेटेड परेशानी दिख रही है, और अभी क्योंकि गुरु में शुक्र की अंतर्दशा भी है तो, और वो पंचम भाव से है, और नवम भाव उनके पिता से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, और क्योंकि आगे सूर्य की अंतर्दशा आ रही है तो वो भी 4th भाव जमीन और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन परेशानी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक। यहाँ जो प्रश्न आया था वो संतान से संबंधित प्रश्न था। पहले से संतान है, लड़की है, आगे संतान करना चाहते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, संतान होगा या नहीं होगा इस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे। बाकी अपने करियर में लाभ प्राप्त होगा नहीं होगा इस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे। तो ये इनका मूल प्रश्न था। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पंचम, चूंकि महादशा और अंतरदशा ना दोनों गुरु और शुक्र पंचम में ही बैठा है, तो पंचम, नवम, एकादश और लगन, इनसे ही प्रश्न आना चाहिए। वो गुरु के हिसाब से और शुक्र के हिसाब से पंचम और एकादश, इसीलिए पंचम से प्रमुखता से ही प्रश्न आएगा। इस बात को हम लोग समझ लेते। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, अब आगे बढ़ लेते हैं। इतने तो हम लोग पढ़ रहे थे दशा। आप ये मत सोचिएगा कि गुरुजी को जल्दबाजी हो गया है, ये मत सोचिएगा। प्रश्न आया मन में और लगा कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग सही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इस हॉरोस्कोप को ले लिया। आज ही इस हॉरोस्कोप को देखा था तो बहुत सरलता से इसका उत्तर मिल सकता था, इसीलिए इसको लिया गया। हम लोगों ने भाव सिद्धि काल पढ़ा, तो जब भाव की सिद्धि होगी तो भाव की हानि भी संभव है।
हाँ या ना, अनुराधा जी बताइए। बिल्कुल संभव है गुरुजी। तो भाव की सिद्धि के लिए लग्नेश और भावेश या लग्नेश या कार्येश जो भी बोले, कार्येश शब्द का प्रयोग प्रश्न और वर्ष में होता है। यहाँ भी आप दशम के लिए दशमेश को बोल सकते हैं कार्येश, पंचम को कार्येश बोल सकते हैं, जिस भाव से संबंधित कार्य हो। तो लग्नेश और अन्य भावेश ये गोचर को समझा और साथ में गुरु के गोचर को समझा था शुभ प्रभाव के लिए। तो शुभ प्रभाव के लिए जब गुरु को समझेंगे तो अशुभ प्रभाव के लिए किसको लेंगे? शनि को लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। तो बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिएगा कि जिस भाव की हानि समझनी हो, जिस भाव का नुकसान समझना हो, उस भाव से 8वें और 12वें स्थान को देखना है। कि उस भाव से 8वें और 12वें स्थान में कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन है। ये दो चीज याद रखना जरूरी है, 8वां और 12वां, क्योंकि हम देख के आ रहे हैं, हानि देख रहे हैं। हानि किससे देखेंगे? तो 8वें और 12वें से समझ में आएगा। इसीलिए हमने केंद्र त्रिकोण की चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की? 8वें और 12वें की चर्चा। तो 8वें और 12वें का स्वामी जहां स्थित हो, उससे त्रिकोण में यदि शनि गोचर बस आवे, उससे त्रिकोण में जब शनि गोचर बस आवे तो उस भाव की हानि बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि जिस भाव की हानि देखनी हो, उस भाव से 8वें और 12वें का स्वामी जिस नवांश राशि में गया हुआ हो, उससे त्रिकोण में जब शनि आवे, ये दो बातें कई जगहों पर प्राप्त है, लेकिन हमारे अभ्यास में दो बातें और इसमें जोड़ करके हम पढ़ाते हैं, जो कि कई श्लोक के खंडों से ही प्राप्त। पहला, कि 8वें और 12वें के स्थान में 8वां जिस भाव की हानि देखना हो, उसके 12वें और 8वें स्थान से भी त्रिकोण में यदि शनि हो जाए तो भी उस भाव की हानि होती है। और दूसरा, कि त्रिकोण के साथ साथ यदि समसप्तक में भी शनि हो जाए तो भी उस भाव की हानि होती है। और ज्यादा मानना है कि सप्तम स्थान को, दोनों को मानिए आप लोग, चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को मान लीजिए, सप्तम स्थान और लग्न, जहां से जिस भाव की हानि समझ रहे हैं, उससे यदि शनि का गोचर हो जाए उस भाव की हानि हो। यह आप लोगों को भाव के हानि में इतना सा समझना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर इसको समझ लिए आप, तो आप समझिएगा कि आप बहुत कुछ समझ लिए। तो अब इसको पत्रिका में कैसे समझे? तो वही पत्रिका जो निकाले थे उदाहरण में ले लेते हैं, फिर समझाते हैं।
मान लीजिए लग्न की हानि देखनी है। लग्न की हानि का मतलब है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लग्न से 8वां स्थान कौन सा है? वृष राशि है। और 12वां स्थान में कौन सी राशि है? कन्या राशि। तो वृष राशि से त्रिकोण में 1 2 3 4 5, अर्थात कन्या में यदि शनि हो जाए 6 7 8 9, मकर में शनि हो जाए, इस भाव की हानि कहेंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा कि इस 8वें और 12वें भाव का स्वामी किससे? लग्न से। लग्न की हानि देख रहे हैं। 8वें का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो अब हम लोगों को शुक्र को लेना है। तो शुक्र पहले ले लेते हैं। शुक्र से पंचम में, अर्थात यहाँ पे शनि का गोचर हो जाए। शुक्र से नवम में 6 7 8 9, यहां से शनि का गोचर हो जाए तो हम लग्न की हानि बता सकते हैं। और तीसरा जो हमने आप लोगों को बताया, उसको नवांश पत्रिका में लेकर के चलना है। 8वें का स्वामी शुक्र है, नवांश पत्रिका में कहा गया मीन राशि का गया हो। यहाँ पे आप लोगों को मीन राशि दिखाई दे रहा है। मीन राशि पत्रिका में कहा है? तो यहाँ है। 12वें का स्वामी बुध मीन राशि में कहा है? तो यहाँ है। या तो इससे त्रिकोण में 1 2 3 4 5 यहाँ हो, 6 7 8 9 यहाँ हो। या इससे त्रिकोण में 1 2 3 4 5 यहाँ हो, 6 7 8 9 यहाँ हो। तो क्या कहेंगे? लग्न की हानि बताएंगे। अब हमने जो आपको बताया कि समसप्तक में, अर्थात यहां भी शनि हो जाए या यहां शनि हो जाए तो भी हानि बताएंगे। इसके लिए यहां शनि हो जाए या यहां शनि हो जाए तो भी हानि बताएंगे। अर्थात इस जातक के अभी वर्तमान समय में शनि यहां से चल रहा है, यह आप लोग जानते हैं। तो स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है क्या, यह हमारे मन में प्रश्न आएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसी को विस्तार में समझना है। अब जीवन के विषय में यदि जानना है, मृत्यु के विषय में जानना है, आप किसी बुजुर्ग आदमी की पत्रिका आपके पास आ गई है और उसका संतान ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पिताजी का उम्र अब कितना बचा है या नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे? अष्टम स्थान की हानि देखेंगे। तो अष्टम का 8वां स्थान तीसरा है और अष्टम का 12वां स्थान 7वां है। इससे त्रिकोण में, अर्थात यहां पे शनि आ जाए, यहां पे शनि आ जाए, यहां पे शनि आ जाए गोचर पर, तो कह सकते हैं कि हानि होगी। इसका ये 12वां हो गया, इसका 8वां ये वाला भाव हो गया। तो यही है कि यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, ये त्रिकोण हो गया, यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए शनि का गोचर, तो इस भाव की हानि, 8वें भाव की हानि हम बताएंगे। तो जिस भाव की हानि बतानी हो उससे 8वें और 12वें के स्वामी को गौर से देखने की जरूरत है। उससे 8वें और 12वें स्थान को गौर करने की जरूरत है। और नवांश पत्रिका में 8वें और 12वें का स्वामी किस स्थान में गया है उसको गौर करने की जरूरत है। यदि इन सभी बातों को यदि आप गौर कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप
इस विषय को समझ पाएंगे कि हम किस भाव की हानि बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसको रैपिडली मतलब तेजी से हमारे दिमाग में आ जाए तो शनि जहां से गोचर कर रहा है उससे 5वां और 9वां स्थान चेक कर लीजिए कौन सा स्थान है। अभी शनि 11 नंबर राशि से गोचर कर रहा है तो इसका मतलब है कि तीसरा और 7वां नंबर इसका त्रिकोण स्थान है। क्लियर हो गया? तो ये जो तीसरा और 7वां स्थान त्रिकोण स्थान है, इन स्थानों से भी संबंधित कुछ हानि बताया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्यों ऐसा कहेंगे कि इससे भी संबंधित कुछ हानि बताया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि दुख के लिए कारक ग्रह शनि होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाते हैं प्रथम पाद दृष्टि, द्वितीय पाद दृष्टि, तृतीय पाद दृष्टि, और उसी में से आता है त्रिकोणीय प्रभाव। तो ये जो त्रिकोणीय प्रभाव है, अर्थात जो ग्रह यहाँ है, जो ग्रह यहाँ है, जो ग्रह यहाँ है, ये 1, 5, 9 में बैठे ग्रह, 2, 6, 10 में बैठे ग्रह, 3, 7, 11 में बैठे ग्रह, 4, 8, 12 में बैठे ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? तो द्विपाद दृष्टि से प्रभावित करेंगे, द्विपाद दृष्टि से प्रभावित करेंगे। क्लियर हो गया? गुरु 5वें और 9वें स्थान को सीधी दृष्टि से देखता है, लेकिन अन्य ग्रह 9वें और 5वें स्थान को द्विपाद दृष्टि से देखता है। गुरु तो सीधे दृष्टि से ही देखेगा, लेकिन शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, ये जो ग्रह हैं वो 5वें और 9वें यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, हम जरा आते हैं। तो द्विपाद दृष्टि से जब कोई भी ग्रह किसी भी भाव को देखेगा तो अब ये 1, 5, 9 तो आपके समझ में आ गया, लेकिन हमने 4 त्रिकोण लिखे, 2, 6, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ रहे हैं? ये 2, 6, 10 हो गए। 3, 7 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4, 8, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन इसको साधारण दृष्टि से समझने के लिए यहाँ हमने बता दिया। यदि आप साधारण रूप से भी इसको लेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो शनि जिस भाव से त्रिकोण में है वो किस भाव का 8वां या 12वां भाव है, ये हमको तुरंत पता चल जाएगा। क्लियर हो गया?
तो तुरंत पता चल जाएगा, तो हम इसको लगा लेंगे। तो क्या गुरुजी इसी पर मंगल को भी लगा करके देख सकते हैं क्या? शनि को भी लगा करके देख सकते हैं क्या? तो हमेशा से ये मान करके चलिए कि अशुभ ग्रहों का त्रिकोणीय प्रभाव होगा। तो शनि से यदि मृत्यु की ज्यादा हानि की बात होगी, तो मंगल से भी चोट चपेट दुर्घटना की बात होगी। अगर तीसरे से 8वें और 12वें भाव के स्वामी इसके त्रिकोण में यदि मंगल आ जाए, तो हमारे छोटे भाई का चोट चपेट दुर्घटना हो सकता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ये धीरे धीरे, हम नहीं कहेंगे कि एक साथ आप सभी बातों को याद कीजिए, लेकिन सभी बातों को क्रम से सुनिए, देखिए, और अपना नोट, क्लास खत्म होता है, वीडियो आपके पास होता है, अपना नोट बनाइए कि हमने क्या क्या कहा है, उसको बीच बीच में अध्ययन करते रहिए, तो आपको सभी बातें बहुत तीव्र गति से दिमाग में आता जाता रहेगा और आप उसको समझते रहेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने भाव सिद्धि और भाव हानि ये दोनों पढ़ लिया। अब आगे हमने जो आप लोगों के साथ चर्चा किया और चर्चा को वहीं छोड़ दिया, उस चर्चा को आज पूर्ण करना चाहते हैं कि किसी भी फल के लिए जो दाता ग्रह है वो भाव में स्थित है, भाव को देख रहे हैं, उस भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे स्थिति में उस भाव से संबंधित फल हमको प्राप्त होगा। और वो फल देने वाला कौन होगा? कब कब वो फल प्राप्त होगा? जब उसकी दशा आएगी। तो दशा जब आएगी तब वो फल हमको प्राप्त होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो दशा में क्या क्या होता है? महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। हम इसी 3 दशाओं को देखते हैं। तो महादशा हम आपको पढ़ा चुके हैं, मोटा मोटा दशा पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी अंतरदशा, किसी भी ग्रह में 2 ग्रहों की अंतरदशा और आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बाकी सभी अंतरदशाओं को आप अपने आप समझ सकते हैं, लेकिन हमको प्रत्यंतर दशा तक जानने की जरूरत होगी। तो महादशा के सापेक्ष अंतरदशा क्या परिणाम देगा, उसी तरह से अंतरदशा के सापेक्ष प्रत्यंतर दशा क्या परिणाम देगा, ये हम लोगों को समझना है। अगर महादशा अंतरदशा समझ गए तो अंतर प्रत्यंतर समझ जाएंगे, अंतर प्रत्यंतर समझ गए तो प्रत्यंतर और सूक्ष्म समझ जाएंगे, प्रत्यंतर और सूक्ष्म समझ गए तो सूक्ष्म और प्राण समझ जाएंगे। ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित तथा भाव के स्वामित्व से संबंधित तथा भाव के अधिपत्य से संबंधित रिजल्ट ही करेगा, यह हम लोग जानते हैं। अधिपत्य का मतलब होता है जिस स्थान में वो स्थित हो। तो अब इस महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को चंद्रमा से गोचर देख लेंगे। पहला ये हो गया। नंबर 1 चंद्रमा से देख लेंगे, नंबर 2 लग्न से भी देख लेंगे। अन्य ग्रहों को लग्न से भी देख लेंगे, क्योंकि चंद्रमा से मानसिक स्थिति पर प्रभाव आएगा। चंद्रमा से जब गोचर देखेंगे तो दशा अंतरदशा हमारे मन के स्थिति पर क्या प्रभाव डाल रहा है,
वो हमारे समझ में आएगा। और जब लग्न से गोचर देखेंगे तो शारीरिक स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव होगा ये हम लोग समझ सकें। क्लियर हो गया? तो इसीलिए दो चीज तो समझना जरूरी है कि हमको गोचर में ये दोनों विषयों को, जैसे शारीरिक रूप से हम बीमार होंगे या नहीं होंगे ये भी समझना है। यदि लग्न से महादशानाथ या अंतरदशानाथ छठे में गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि उस समय पे हो सकता है कि छठे का कुछ फल हमको प्राप्त हो जाए। आठवें में गोचर कर रहा है तो आठवें का कुछ फल प्राप्त हो जाए। तो ये तो आपको डिपेंड करेगा कि आप दशा कितना अच्छा देख पा रहे हैं। अगर दशा अच्छा नहीं देख पा रहे हैं तो लग्न और चंद्र दोनों से गोचर देखें, और दशा अच्छा देख पा रहे हैं, आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ छठे की दशा आई है तो लग्न से जरा गोचर देख लें, आठवें में बैठे ग्रह की दशा आई है तो लग्न से जरा गोचर देख लें। ठीक है? तो ये दो विषयों को भूलने का नहीं। तथा दशा अंतरदशानाथ जिस भाव का रिजल्ट देना चाहता हो, ये बहुत मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखना है, नोट कर सकते हैं। दशा अंतरदशानाथ जिस भाव का रिजल्ट देना चाहता हो उस भाव से कहां गोचर कर रहा है। मान लीजिए कि दशा अंतरदशानाथ लाभ देना चाह रहा है, एकादश का फल करना चाह रहा है, तो क्या एकादश स्थान से केंद्र त्रिकोण में गोचर कर रहा है तो अच्छा। एकादश स्थान से छठे में 1 2 3 4 5 6 यहां गोचर कर रहा है तो अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऐसे समय में लाभ हमारा फंस सकता है। इस स्थान से 7 8 यहां से गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका फल अच्छा नहीं कर पाएगा। कौन? गोचर में दशा अंतरदशा नाथ को ही देखना है, अन्य को नहीं देखना है। कि जिस भाव का फल दशा अंतरदशा नाथ करना चाहता है उस भाव से दशा अंतरदशा दोनों का गोचर कहाँ हो रहा है। यदि दोनों का गोचर शुभ भावों से हो रहा है तो हमको उस भाव से संबंधित शुभ रिजल्ट दे देगा, और दशा अंतरदशा नाथ का गोचर यदि अशुभ भावों से हो रहा है उस भाव से संबंधित हमको अशुभ रिजल्ट दे देगा। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब गोचरस्थ स्थिति में, गोचरस्थ स्थिति में अब हमको न तो लग्न को फिक्स करना है, न चंद्रमा को फिक्स करना है, न लाभ भाव की चिंता करनी है, न भाव सिद्धि काल को जानना है, न भाव की हानि को जानना है। हम सभी ग्रहों को गोचरस्थ स्थिति में समझेंगे। तो गोचरस्थ स्थिति में सबसे पहले किसको समझेंगे? दशा और अंतरदशा। क्योंकि दोनों दो ग्रह हैं। हो सकता हो कि पत्रिका में एक ही जगह हो सकता है पत्रिका में एक दूसरे से सप्तम में हो सकता है पत्रिका में 3 11 में बैठे हो, 4 10 में बैठे हो।
लेकिन गोचर में यदि उसकी स्थिति षडाष्टक की हो गई है, गोचर में उसकी स्थिति 2-12 की हो गई है, आपस में ही दोनों ग्रहों की। अब हमको सिर्फ गोचर का ख्याल रखना है, लग्न पत्रिका का ख्याल रखना ही नहीं है। हमको अपने मन के अंदर में यदि दूसरी कोई बातों का ख्याल रखना है, वो इन बातों का ख्याल रखना है कि कौन दशा अंतरदशा है, कौन दशानाथ है और कौन अंतरदशानाथ है, उसका ट्रांजिट टू ट्रांजिट दोनों ही गोचरस्थ अवस्था में एक दूसरे से कहाँ है। एक दूसरे से केंद्र में है, अच्छा है, एक दूसरे से त्रिकोण में है, अच्छा है, एक दूसरे से षडाष्टक में है, अच्छा नहीं है, और एक दूसरे से 2-12 में है तो अच्छा नहीं है। तो जिस तरह से दशा अंतरदशा को देखा, उसी तरह से अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इस दोनों को भी देखना है। यहां तक देखना है, इसके आगे रिजल्ट नहीं मिलता। जो रिजल्ट मिलना है यहां तक मिल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट का भी अंतर करेंगे ना तो प्राण दशा सूक्ष्म दशा आगे पीछे चला जाएगा, आज की जगह परसों, परसों की जगह 2 दिन पहले गुजर जाएगा। तो जब आप किसी जातक की पत्रिका रोज चेक कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ दशाओं में 2 दिन पहले रिजल्ट होना चाहिए, तो पहले ही दिन उसको करेक्ट मत कर दीजिए। यदि हमेशा लगे कि यहाँ 2 दिन पहले रिजल्ट आना चाहिए था, आज क्यों आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में कुछ मिनट सेकंड को करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ भी गोचरस्थ स्थिति में अर्थात ट्रांजिट में एक दूसरे से कहाँ स्थित है, ये देख लेना जरूरी है। तो सबसे खराब परिणाम कैसा मिल सकता है वो समझिएगा। लग्न में षडाष्टक हो, नवांश में षडाष्टक हो, गोचर में षडाष्टक हो, सबसे बुरा स्थिति। तीनों जगह यदि षडाष्टक बन गया तो छठे और 8वें का ही रिजल्ट प्राप्त होगा। और उसी तरह से लग्न में 2-12 में हो, नवांश में 2-12 में हो, और गोचर में 2-12 में हो, तो ये जो 12 नंबर है ये अच्छा नहीं है। यदि अंतर या प्रत्यंतर दशानाथ 12 में हो, 2 को लिखा गया है समझने के लिए, यदि अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ 12 में हो तो हम क्या कहेंगे, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। मान लीजिए शनि में शुक्र की दशा है, तो उदाहरण के लिए मानना है हमने माना कि शनि में शुक्र की अंतर्दशा है, शनि यहाँ है और शुक्र यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 शुक्र क्या है, अंतर्दशानाथ है, वो कहाँ है, छठे में। हमको ये समझना है शुक्र कहाँ है, शनि से 12वें में है, ये समझना है कि अंतर्दशानाथ कहाँ है, शुक्र कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें में। अंतर्दशानाथ को हमको गंभीरता से लेना है कि क्या अंतर्दशानाथ छठे में है, 8th में है,
या 12th में, ये समझना ज्यादा जरूरी। ये प्रथम दृष्टिया ये ले लेंगे, और दूसरे दृष्टि में लग्न या सप्तम से, लग्न या सप्तम से 6, 8 और 12 को विशेष अशुभ फल देने वाला मानना चाहिए, विशेष अशुभ फल देने वाला मानना चाहिए। तो लग्न से छठा, 8वां, 12वां हो गया, सप्तम से छठा, 8वां, 12वां, ये जो चारों स्थान है, दूसरा, छठा, 8वां और 12वां, यही चारों स्थान हमारे जीवन में दुख को देने वाला विशेष रूप से होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? तो अर्थात यदि अंतर दशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ इन स्थानों में बैठा हो, महादशानाथ नहीं, अंतर प्रत्यंतर, क्योंकि रिजल्ट कौन देगा? अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ देगा। तो ऐसे में यदि अंतर प्रत्यंतर दशानाथ इन स्थानों में षडाष्टक में हो, 12 में हो, तो ज्यादा हानि, इन स्थानों में षडाष्टक या 12 में हो तो कम हानि। हानि तो दोनों जगह प्राप्त हो, लेकिन यदि लग्न और सप्तम से षडाष्टक में हो, अर्थात लग्न से 6, 8, 12 जो भाव गिने गए और सप्तम से 6, 8, 12 जो भाव गिने गए, उसमें यदि स्थित हो, तो ऐसे स्थिति में हमको ज्यादा बुरा परिणाम मिलेगा। तो गोचर में भी लग्न के साथ साथ चंद्र लगन से भी गोचर को लगा करके देख लेंगे कि क्या यहाँ षडाष्टक की स्थिति किस स्थिति में है और गोचर में षडाष्टक की स्थिति किस स्थिति में है। और इसी सिद्धांत से हमने आपको बताया कि शनि से 8वें 12वें स्थान से त्रिकोण में भी यदि भाव हानि भाव से 8वें और 12वें स्थान से यदि शनि त्रिकोण में आ जाए, ये भी प्रभावी रूप से उस भाव की हानि को बताता है। क्लियर हो गया? तो हमको ये चारों स्थान हमने मानक में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये चारों स्थान लग्न से अच्छा नहीं है, और इन स्थानों में बैठ करके ग्रह यदि 6, 8, 12 की स्थिति बनाए, 2 की स्थिति को मैंने छोड़ दिया है, 6, 8, 12 की स्थिति को बनाए तो हमको कष्ट हो सकता है। 2 की स्थिति में तो मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु की बात जीवन में एक बार आएगी और कष्ट कई बार आएगा। इसीलिए कष्ट को समझना ज्यादा जरूरी है मृत्यु की अपेक्षा। तो जीवन में कई बार कष्ट आएगा, लेकिन मृत्यु एक ही बार आएगा। इसीलिए दूसरे को रेंडमली समझ लेंगे, ऐसा जब आप ज्यादा अच्छा करने लगेंगे तो आपको लग जाएगा कि अभी जो दूसरे में बैठा ग्रह है ना, इस जातक के लिए प्रबल मारक, अपने आप समझ में आने लगेगा। अभ्यास इतना करेंगे और ईमानदारी से यदि करेंगे, पत्रिका देख करके बोलेंगे तब तो ठीक बोल पाएंगे, और पत्रिका देखेंगे ही नहीं, जो जी में आएगा वही बोल देंगे, तब आप जीवन में ज्योतिष में तरक्की नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष से अर्निंग हो सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि दशा और अंतर दशानाथ जो परिणामदायी है वो पत्रिका में किस स्थिति में है, नवांश पत्रिका में किस स्थिति में है,
तथा गोचर पत्रिका में किस स्थिति में है, इस तीनों स्थितियों को जांचने के बाद यदि आप रिजल्ट बताते हैं तो आपका रिजल्ट सही होता है। किसी का कोई पेमेंट आना है, किसी को विदेश जाना है, वीजा नहीं लग रहा, ठप्पा नहीं लग रहा, पेमेंट के लिए रोज अगले सोमवार को मिल जाएगा, अगले सोमवार को मिल जाएगा, ये तारीख आ रहा है लेकिन चेक नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि दशाओं ने तो इसको एक्टिव किया हुआ है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो ट्रांजिट में दशा और अंतरदशा नाथ को प्राथमिकता से लें। अगर दशा अंतरदशा नाथ को प्राथमिकता से लेंगे तो हम दशा अंतरदशा नाथ से प्राप्त शुभ और अशुभ परिणामों को किस वक्त मिलेगा उसका एक टेंटेटिव टाइम बता सकते हैं, एक टेंटेटिव समय बता सकते हैं। तो गोचर क्या है कि फल हम तक पहुंचने का एक माध्यम है, तो इस माध्यम को समझ करके चलना। एक प्रश्न आप लोगों का याद आता है कि किसी ने पूछा था कि सिर्फ चंद्रमा से ही बात कर लेंगे या और ग्रहों की स्थिति को भी समझेंगे। तो और ग्रहों की स्थिति को भी समझने की जरूरत है। ये आज की पत्रिका है, ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं ये आज का हॉरोस्कोप है, आज का ट्रांजिट है। तो अब क्या है, चंद्रमा ने शनि को प्रभावित, शनि ने चंद्रमा को प्रभावित किया हुआ है। तो आज जिसके सप्तम में चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो शुभ है लेकिन शनि से लिप्त होने के कारण वो शुभ परिणाम शायद पूर्ण रूप से देने में सक्षम नहीं होगा। और हम यहाँ कह सकेंगे कि आज आपके मन में पाप भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा शनि से है और शनि पाप प्रभाव देता है, तो पाप भी आपके मन में लिप्त होगा। सूर्य और मंगल को पंचम स्थान में देख रहे हैं। यदि यही किसी के जन्म की राशि है तो सूर्य और मंगल बुध तीनों में से कोई पंचम स्थान में अच्छा नहीं है। आज संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, संतान के तरफ से शुभ समाचार नहीं प्राप्त होगा। संतान का ध्यान रखें, इस बात को भी हम कह सकते हैं। और इसी सूर्य मंगल बुध की दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर है, तो बुध की दृष्टि से लाभ हो सकता है, लेकिन मंगल और सूर्य की साथ में दृष्टि है, तो आज लाभ तो हो सकता था, लेकिन सूर्य और मंगल की दृष्टि होने के कारण लाभ में बाधा आएगा। इस प्रकार की बात कर सकते हैं। गुरु की नवी दृष्टि सूर्य मंगल के ऊपर है, तो अब सूर्य मंगल के ऊपर गुरु की नवी दृष्टि है, तो दशा अंतरदशा में यदि सूर्य मंगल हमारे पत्रिका में है तो यहाँ सूर्य मंगल का तो गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु के दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पिता का सहयोग मिलेगा, भाई का सहयोग मिलेगा। रीता सिंह जी, सहयोग मिलेगा, सरकार से लाभ हो सकता है, भाई की ओर से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि भाई तीसरे से देखते हैं, ये तीसरे से तीसरा है, तो सूर्य मंगल की स्थिति तो अच्छी ही है तीसरे स्थान के लिए, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि यहाँ सूर्य मंगल से जो परिणाम हमको प्राप्त होने वाला है वो परिणाम हमको हमारे जीवन में अच्छा मिल सकता है। अब मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है,
तो कल कहाँ चला जाएगा? चंद्रमा अष्टम स्थान में चला जाएगा और मंगल से दृष्ट हो जाएगा। 12 डिग्री का चंद्रमा है ना, तो कल रात में ये 11-12 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। अभी देखिए 29 डिग्री 43 मिनट का सूर्य हो चुका है, क्योंकि ये मध्य रात्रि के बाद जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा, इसीलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये अभी मकर में आज प्रवेश किया ही नहीं इसने, तो जब मकर में प्रवेश करेगा तभी मकर संक्रांति आएगी, ये आप लोग जानते हैं। तो कल वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी जो सूर्य यहाँ दिख रहा है धनु राशि में, कल वो कहाँ दिख जाएगा? तो यहाँ दिख जाएगा मकर राशि में सूर्य। तो कल चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, या आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो जो सिंह राशि वाले होंगे उसके यदि अष्टम स्थान एक्टिव है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा यहाँ है, तो निश्चित रूप से वो चोट चपेट का शिकार हो सकता है। और यदि 8वां दशा अंतरदशा नाथ से एक्टिव नहीं है तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी और समय निकल जाएगा। लेकिन यदि दशा अंतरदशा नाथ ने 8वें को एक्टिव कर रखा हो और चंद्रमा 8वें में हो और मंगल जैसे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे स्थिति में चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह हमेशा मान करके चलने की जरूरत है। अब चंद्रमा 2 दिन बाद, फिर कल के 2 दिन बाद यहाँ पहुंच जाएगा। अब यहाँ चंद्रमा क्या है? शनि से दृष्ट हो जाएगा, मंगल के दृष्टि से तो दूर हो जाएगा, लेकिन नवम स्थान में चंद्रमा हो तो रोग की बात करते हैं। और अब यहाँ ये शनि से दृष्ट हो गया, तो जिसका 6ठा स्थान एक्टिव हो रहा हो उसको इस दिन रोग हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, ये हम कहेंगे। और यदि 6ठा स्थान एक्टिव नहीं है तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होगा, थोड़ा सा बुखार होगा, थोड़ा शरीर में दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। वो अनईजी फील करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे स्थिति में 6ठा स्थान एक्टिव हो तो वो जातक यहाँ बीमार पड़ सकता है, बीमार होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो गोचर में ग्रह इसी प्रकार से फल देते हैं, इस बात को समझना है कि सिर्फ चंद्रमा से ही हमने आपको फल लिखने के लिए बताया था, जो एक साधारण फल था। अब विशेष फल हम यहाँ चंद्रमा अष्टम में रहेगा, हम किसी की व्यक्तिगत तो पत्रिका देख नहीं रहे हैं, हमको सामान्य रूप से बताना है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अष्टम में है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बच के चलना है, हम ऐसा कह सकते हैं। शनि चंद्रमा को देख रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस स्थिति में ऐसा कह सकते हैं। स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना था अकेले चंद्रमा के नवम गोचर से, अब चंद्रमा के नवम गोचर में शनि की दृष्टि भी है, तो ऐसे स्थिति में अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई और शनि रोग कारक होता है, तो क्या यहाँ ये रोग दे सकता है या नहीं दे सकता। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो गोचर को हमेशा दशा अंतरदशा को दिमाग में रख करके यदि गोचर को देखा जाए तो रिजल्ट ज्यादा होगा, और यदि दशा अंतरदशा को दिमाग में रख करके रिजल्ट नहीं देखा जाएगा तो गोचर के परिणाम आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ये संभव नहीं है।
इसीलिए किसी जब व्यक्तिगत आदमी का गोचर देखें, जब कोई हमारे पास आया है अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, उसके लिए गोचर देख रहे हैं तो दशा अंतरदशा का ध्यान रख करके ही देखेंगे। और यदि मास में लोगों का कि आज मेष राशि वाले का क्या होगा, वृष राशि वाले का क्या होगा, अन्य राशि वालों का क्या होगा, उसके गोचर को देखते हैं तो सामान्य रूप से चंद्रमा का गोचर तथा चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को देखते हुए हम बोलेंगे। यहाँ तक में यदि आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी आई हो तो प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा सब्जेक्ट बदलेगा। गुरुजी, इस जातक की कुंडली में अष्टम भाव एक्टिव है। राहु, जो अभी आपने कुंडली दिखाई, राहु अष्टम भाव में है और बुध जो है पंचम में है। तो ये 4-10 की दशा ही कही जाएगी। तो इसमें बिल्कुल। हम इस जातक को, तो एक तो हम इसको ये संकेत दे सकते हैं कि इनको अपनी चोट चपेट से बचना है, क्योंकि अंतरदशा महादशानाथ इनका राहु चल रहा है, अंतर में बुध है पंचम भाव में, और आगे प्रत्यंतर में इनके आ रहा है। गुरुजी कुंडली अगर दिखाएं तो समझ में आए। इस जातक की पत्रिका में गुरुजी इसको अगर इंटरप्रेट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे दशा अंतरदशानाथ के अनुसार? ये तो बुध में गोचर की ही केतु। कुंडली है। ये जो है आज का गोचर का ही कुंडली है, ये किसी का कुंडली हमने नहीं लगाया हुआ। गुरुजी, अगर इसी को समझना हो और इसी को एक जनरल इंटरप्रिटेशन देनी हो तो कैसे देंगे गुरुजी? इसमें दशानाथ अंतरदशानाथ, जैसे 4-10 की दशा है और उसके बाद केतु, जैसे आपने बोला तीनों को हमको देखना है, महादशानाथ अंतरदशानाथ और अंतरदशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ। तो तो इस अंतर दशानाथ कहाँ है? पंचम में है, तो बहुत जी घबराने की पंच जरूरत नहीं है। जी, और प्रत्यंतर जो दशानाथ दूसरे में है, तो इससे केतु किस में है? दशम में है। जी क्लियर हो गया? यहाँ हमको महादशानाथ अष्टम में है, इससे बहुत पीड़ा होगी, ये सीधे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हमेशा हमने कहा है कि अंतर दशानाथ का को और प्रत्यंतर दशानाथ को 6, 8, 12 और दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? जी तो यहाँ पे अब जो ये प्रत्यंतर दशानाथ 12वें में दूसरे स्थान में है, तो या तो धन का लाभ होगा या किसी न किसी प्रकार से हमको व्यथा आएगी, परेशानी आएगी, जीवन में रोग भी हो सकता है, चोट भी लग सकता है। ये 5वीं दृष्टि से यहाँ और 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। क्लियर हुआ आपका? गुरुजी, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह इसको देखना है, पहले दशानाथ अंतरदशानाथ, फिर अंतरदशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ, जी और फिर हाँ, इसको इंटरप्रेट करना है। जी हाँ। जी गुरुजी, जी जी, धन्यवाद गुरुजी। राकेश कौशल जी। गुरुजी, ये जो आपने 3 चीजें बताई कि मतलब जन्म पत्रिका में देखेंगे, नवम में देखेंगे और गोचर में देखेंगे, जो पोजीशन है 6-8 की या जो भी होगी, तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकता किसको देंगे और उसके बाद में लेस इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा? पहले तो जन्म पत्रिका ही जरूरी है ना, उसके बाद नवांश, उसके बाद गोचर। लास्ट में गोचर। ठीक है जी गुरुजी, हाँ। ठीक है। सज्जन भौमिक जी। गुरुजी, दशा से अंतर्दशा एक्सिस को देखेंगे और अंतर्दशा जी। से प्रत्यंतर दशा को देखेंगे, लेकिन दशा से प्रत्यंतर दशा को नहीं देखेंगे। नहीं, दशा से प्रत्यंतर को जंप करके थोड़ी देखना। अच्छा अच्छा, यही बात है। रिपोर्टिंग होता है ना, एक साधारण कोई पुलिस वाला है, वो अपने अधिकारी अर्थात दरोगा को रिपोर्ट करेगा, दरोगा इंस्पेक्टर को या उससे जो बड़ा पद होगा डीएसपी को रिपोर्ट करेगा, डीएसपी एसपी को रिपोर्ट करेगा, एसपी आईजी को रिपोर्ट करेगा, आईजी डीजीपी को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से हमेशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा के सापेक्ष में देखा जाएगा, सूक्ष्म दशा प्रत्यंतर दशा के सापेक्ष में देखा जाएगा, प्रत्यंतर दशा अंतर दशा के सापेक्ष में देखा जाएगा, और अंतर दशा महादशा के सापेक्ष में देखा जाएगा। ये नहीं है कि महादशा और प्रत्यंतर दशा यदि आपस में षडाष्टक है तो वो बुरा परिणाम दे देगा, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन अंतर दशा से यदि प्रत्यंतर दशा षडाष्टक में है
तो वो बुरा परिणाम दे सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके चलेंगे। क्लियर हुआ भौमिक जी? हाँ जी, क्लियर हुआ। और एक प्रश्न है कि अ, आज हम मामले मुकदमा से जीतेंगे कि हारेंगे, तो उस दिन जो लग्नेश बलवान होगा तो हम जीत सकते हैं, हमको जीत हो सकता है। तो बलाबल हम गोचर से देखेंगे उस दिन। तो आज जो आप पुस्तिका निकाला है, समझे कि आज का डेट है, क्लाइंट हमारे पास आया, वो आज जीतेगा कि हारेगा, क्या उसकी तरफ प्रश्न आएगा, तो हम कैसे देंगे? बलाबल उस दिन गोचर से कैसे निकाला, आज जो पुस्तिका निकाला है उससे देखेंगे। यहाँ देख लीजिए कि लग्नेश का बल अधिक है या षष्ठेश शनि का बल अधिक है, तो ये षष्ठेश शनि का बल अधिक है। यदि लग्नेश और षष्ठेश एक साथ हो जाता तो क्या होता कि हम उस दिन इस बल को देख लेंगे और उस दिन बताएंगे, जो हम पीछे कहे थे। अच्छा है आज उदाहरण में ले लिया। यदि लग्नेश के साथ षष्ठेश हो जाए, या तो एक मिनट, इसका लग्नेश शुक्र है और षष्ठेश गुरु है, याद रखिएगा। लग्नेश कहाँ है? कुंभ राशि में। अरे तो अब क्या करेंगे कि कुंभ राशि में यदि लग्नेश उसका है और गोचर करता हुआ षष्ठेश वहां पहुंच जाए, तो उस समय हमको यहाँ बल देख लेना। क्लियर हुआ? हाँ जी। चलिए नीलम कुमार जी। हाँ जी, गुरु जी और एक और जो आप पिछले दिन बोला था कि मकान जब हम खरीदने गए तो भावेश को बलवान होना चाहिए, तो चतुर्थेश को बलवान होना चाहिए लग्नेश से ज्यादा। तो यहाँ एक हमेशा लग्नेश से ज्यादा बल कार्येश को मिलना चाहिए। जो जिस भावेश की बात करेंगे भावेश को होना चाहिए, उस भाव की सिद्धि होगी। हाँ जी, तो वो जो कार्येश है उसका भी बलाबल हम एक गोचर पत्रिका से गोचर में ही देखेंगे उस दिन का, और लग्नों का भी बलाबल एक गोचर पत्रिका से ही देखेंगे, जी मूल हाँ, चार्ट से नहीं गोचर में ही देखेंगे। देख लेंगे। अच्छा अच्छा, और एक बात आप बोले थे कि लग्नेश जब गोचर में किसी भाव पर आए तो उसका वो फल करेगा, शुभ करेगा या अशुभ करेगा ये नहीं बताया है कोई जगह में। तो उसके लिए आप बोला था कि उसके रिजल्ट जो पत्रिका में प्राप्त है, अगर पत्रिका में शुभ रिजल्ट प्राप्त है तो गोचरवश लग्नेश जब उस भाव में जाएगा उसके शुभ रिजल्ट करेगा। तो गोचर मतलब क्या है कि मूल चार्ट में किया हुआ है उसको देख के ही हम गोचर पर बोलेंगे। बिना मूल चार्ट का अध्ययन किए गोचर पे आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते हैं। मूल चार्ट में लग्नेश जहाँ पे बैठे है उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट किया हुआ है उस टाइम जन्म पत्रिका में, तो गोचर में जब उस भाव में आएगा तो अच्छा रिजल्ट करेगा। अच्छा, वो तो कमिटेड हो गया ना, उस भाव के प्रति कमिटेड है, अच्छा तो इसीलिए उस भाव का रिजल्ट अच्छा करेगा। जन्म पत्रिका में यदि किसी भाव में बैठ करके कोई ग्रह बुरा रिजल्ट करना चाहता है, तो उसी भाव में यदि गोचर में गया तो और बुरा करने की संभावना हो जाएगी। क्लियर हो गया? अभी आगे आगे सूक्ष्मता से थोड़ा बहुत सीखेंगे। और बताइए। उस टाइम कोई शुभ ग्रह गोचर में देख रहा है उस भाव को या लग्नेश को, तो कुछ अशुभता में कमी आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू गुरु जी। नीलम कुमार जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन दशा और गोचर के, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने इसको ऐसे समझा कि जब भी हम किसी की कुंडली देखेंगे उस टाइम पे क्या दशा चल रही है उसमें, और फिर गोचर को लगा के फिर उसका विशेष फल देंगे दशा को, और उनको ऐड करके एनालाइज करते हुए। एनालाइज करके। लेकिन उन्हीं भावों का फल देंगे पहले, लेकिन बाकी के जो गोचर के जो ग्रह हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? उनको प्रभाव में उनका भी प्रभाव क्या दशा अंतर दशानाथ के ऊपर है, दशा अंतर दशानाथ से किन भावों में है, ये सब तो हमने पहले बताया हुआ है।
थैंक यू गुरुजी। तो बस वो दशा अंतरदशा नाथ, 1 मिनट रुक जाइए। और केंद्र त्रिकोण में पढ़ रहा है या किसी स्थान से 8वें 12वें में पढ़ रहा है, ये सारे विषयों को धीरे धीरे, हमने कहा एक साथ ये लागू नहीं कर पाएंगे, ओके इसको थैंक धीरे धीरे अभ्यास करते करते तब आप लागू कर पाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी गुरुजी, थैंक यू। रंजीत पटेल जी। गुरु जी, हमको ये पूछना रहा कि जैसे उच्च शिक्षा के लिए हम 5वें भाव से देखते हैं, अगर उसके बारे में हमको बताना हो, दशा उसकी नहीं चल रही है, किसी दूसरे ग्रह की चल रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि क्या प्रभाव होगा? उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई प्रश्न है तो 5वें से संबंधित कोई ना कोई ग्रह उसको एक्टिव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई एक्टिव नहीं करेगा तो गुरु बुध ऐसे ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा होगी जो हमको शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। जैसे गुरु जी पढ़ाई चल रही है और शनि की दशा और शनि की अंतर दशा चल रही है, तो क्या बताएंगे? क्योंकि वो ये त्रिकोण के स्वामी हैं 9वें भाव के, जैसे मिथुन लग्न की पत्रिका है। हाँ, हम समझ गए। तो ऐसे में पंचम से पंचम स्थान तो एक्टिव हो ही गया ना। हाँ गुरु जी। तो एजुकेशन की बात हो ही सकती है। तो ऐसे स्थिति में शनि से ही अन्य ग्रहों का गोचर अंतर, शनि से शनि का गोचर देख लेंगे, क्या दिक्कत है? जन्म पत्रिका में शनि को फिक्स करेंगे और गोचर के शनि को घुमा लेंगे। जी गुरु जी। सभी स्थितियों में गोचर जो है ना, हमने कहा कि गोचर का चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर होता है या हो सकता है। अभी तो हम आपको बांध के रखे हुए हैं सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जातक के लिए पत्रिका देखने के लिए, इसीलिए यहाँ, और इसको यहाँ तक आप लोगों को बता रहा है। 3रा दिन हो गया, गोचर ही चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कितना है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। पहले चंद्रमा से समझ में आता है तो वही लगाएंगे, हमने पहले वही बताया आपको। साधारण नहीं समझेंगे तो विशेष नहीं समझेंगे। फिर भाव सिद्धि वगैरह के विषय में बताया, वो आप लोगों को समझना है। फिर दशा अंतर दशा से गोचर बताया, वो आप लोगों को समझना है। गोचर से गोचर बताया, ट्रांजिट टू ट्रांजिट बताया, वो आप लोगों को समझना है। तो 1 बाय 1 आप लगाने का प्रयास कीजिए। एक चीज पे अभ्यास अच्छा हो जाए तो दूसरा भी अप्लाई करना शुरू कीजिए, दूसरे पे अभ्यास अच्छा हो जाए तो तीसरा चौथा भी अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न है रंजीत पटेल जी? गुरु जी, जैसे दशांतर दशा की दशा चल रही है उसी में, और मंगल राहु या जो अशुभ ग्रह है उसको पीड़ित कर रहे हैं, दृष्टि संबंध है, तो उस समय पर उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होने लगे। वो जब वहां स्थिति से दृष्टि, हाँ, या तो वहां फिर किसी लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि आए या वहां से उसकी दृष्टि हटे, मंगल की दृष्टि हटे, तो फिर उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है गुरु जी। उमरानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गोचर में तो आपने बोल दिया, तो ये गोचर और प्राण दशा सूक्ष्म दशा दोनों एक ही होंगे ना फिर तो? ना, दोनों अलग अलग होता है। जब गोचर लगाएंगे तब लास्ट में तो प्राण दशा और सूक्ष्म दशा वही आएंगी ना गोचर के साथ? प्राण दशा सूक्ष्म दशा को छोड़ दीजिए ना, हमने कहा वो मिनट के डिफरेंस में भी अंतर आता है, लेकिन प्राण दशा अलग है और सूक्ष्म दशा अलग है। आपको यहाँ लाइए दिखाते हैं क्या। राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, केतु की प्रत्यंतर दशा, फिर केतु का ही सूक्ष्म दशा और चंद्रमा का प्राण दशा है। तब केतु चंद्रमा अलग अलग हो गया ना, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। यहाँ हाँ, तो केतु चंद्रमा, मंगल का। हाँ समझ में आया आपको? हाँ सर। आज का जो गोचर है, बोलिए। आज का जो गोचर लगाया वही लगाएंगे इसमें हाँ प्राण बिल्कुल, दशा? आज का ही गोचर लगाएंगे।
आज बस वही मैं पूछ रहा था। और सर एक दूसरी बात ये है कि आज किसी की पत्रिका देख रहे हैं तो सुबह के सबसे पहले जो आते हैं मॉर्निंग में जो सूर्य उदय होता है, वहां की पत्रिका लगानी या जो टाइम पे जो गोचर चल रहा है वो पत्रिका लगाए तो चंद्र अच्छा फल देगा? नहीं नहीं, वो हमने कहा है कि जैसे ये आज की पत्रिका है, जिसकी जो राशि है, आपकी क्या राशि है उमरानिया जी? मेरी तुला राशि आती है। तो ये तुला राशि को लगन में डाल दीजिए और पत्रिका को देख लीजिए। क्लियर हो गया? किसी की मीन राशि है तो मीन राशि को सर वो तो लगन मैं में समझ डालेंगे। गया, वो तो मैं समझ गया, पर अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उदित होता है तब की पत्रिका डाले या एट प्रेजेंट की पत्रिका? एट प्रेजेंट की पत्रिका। ओके सर, बस वही पूछना था। जब हमको अब सुविधा है एट प्रेजेंट की पत्रिका, तो हम एट प्रेजेंट की पत्रिका लेंगे गोचर में। नहीं सर, पूरे गौरव दिन का बाधवा जी बोलिए बोलिए उमरान। किसी ने पूछा है कि भाई आज का दिन या मेरे लिए आज का जैसे कोई केस चल रहा है तो पूरे दिन का सुबह का ही आ जाएगा ना उसमें? तो आ जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद चंद्रमा बदल गया तो क्या कीजिएगा? वो तो बदल जाएगा, तो लग्न बदल जाएगा। चंद्रमा 1 घंटे में बदल गया तो क्या कीजिएगा? लग्न को तो भूल जाइए, ठीक है, तो चंद्रमा चंद्रमा बदल की गया तो क्या कीजिएगा? इसीलिए गोचर गोचर उसी का समय का लगना चाहिए जिस समय आप किसी की पत्रिका देख रहे हो। ये नहीं कि सूर्योदय का लगाएंगे या सूर्यास्त का लगाएंगे, या ऐसे नहीं लगाएंगे। सर ये गोचर में भी जब लग्न आता है तो चौर स्थिर द्विस्वभाव, उस हिसाब से भी वो चंद्रमा किस राशि में है वो ना भी ना देखा वो जाता गोच ना वो प्रश्न में आता है। वो प्रश्न लग्न आप जब देखते हैं ना, है। ये विषय यहाँ का नहीं है, ये प्रश्न लग्न का विषय है, वो वहां देखा जाता है। ओके सर, थैंक यू। ये जो अभी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, वो हम्म। गोचर का विषय नहीं है, वो प्रश्न लग्न का विषय है, तो प्रश्न लग्न में वैसा लिया जाता है। गौरव बाधवा जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर वो जो आपने शनि का ट्रांजिट अभी बताया था पहले अरिष्ट के लिए, अनिष्ट के लिए, उसमें वो त्रिकोण का तो समझ में आ गया, लेकिन आपने बोला कि सम सप्तक में आ जाए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर उसमें ना। तो एक बार सम सप्तक में क्यों कंफ्यूजन हो गया? कल ही तो बताए थे पिछले क्लास में कि साढ़े साती का प्रभाव होगा जब उसके ऊपर से गुजरेगा। नहीं, अभी जैसे एग्जाम्पल में आपने बताया था ना कि अगर त्रिकोण से सम सप्तक में आ जाए तो उसकी दृष्टि से भी तो वो फिर हानि कर सकता है। वही तो सप्तम में रहेगा तो उस भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा, अगर वहां है तो वही है। तो इसीलिए ठीक है हमने अपने अनुभव में पाया है, ये मैंने क्लियर करके बताया जी। कि ये चीज आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। कई जगहों पर श्लोक के अंश टुकड़ों में प्राप्त हो जाता है, लेकिन सम सप्तक में आने पर भी वो बुरा रिजल्ट देता है। क्लियर हुआ? भाव जी, भाव से बोल रहे हैं। भावेश से तो आपने समझ जा दिया था, वो तो समझ में आ गया त्रिकोण का, लेकिन भाव से भी अगर वो आ जाए तो भी वो जी बुरा हाँ, प्रभाव भाव पड़ता से है। भी आ जाए, हमने यही कहा। 8वें जी और 12वें भाव से भी आ जाए तो भी जी रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, हमने अपने प्रैक्टिस में ऐसा प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम उसकी क्या सातवीं दृष्टि के अलावा भी देखेंगे, तीसरी और 10वीं को भी गौर करेंगे उस पर? नहीं, अब हम 7वीं बोले तो 7वीं ही देखिए, तीसरी 10वीं दृष्टि को जिस तरह से अन्य अभी देखने के लिए तीसरी दृष्टि बताया ना, जी जी इस जी संदर्भ में आकर के तीसरी दृष्टि देखें। भाव सिद्धि और भाव हानि में जितना बताया उतना ही देखें। ठीक है, बस उसकी स्थिति किस भाव पे और दृष्टि किस, सातवीं दृष्टि कहाँ पे है, बस इतना ही समझे। जी ठीक है सर, थैंक यू। राकेश कुमार जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, अगर शनि और गुरु राष्ट्रक में हो लग्न कुंडली में, पर अभी गोचर में वो 3/11 में है, और शनि में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, और गोचर में भी 3/11 में है दोनों, तो कैसा प्रभाव आएगा? फिर हम क्या तो फिर बोलेंगे? थोड़ा प्रभाव ठीक रहेगा। जी ये क्या करें? ठीक है, ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। निखिल पांडे जी जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी 2-3 प्रणाम। दिन पहले हमारे पास एक पत्रिका आया था, तो उनकी कंपनी में आग लग गया था, और तुला लग्न की पत्रिका था,
और द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में बुध और सूर्य, चतुर्थ भाव में शनि था, और पंचम में शुक्र, और द्वितीय द्वादश में गुरु, और नवम में मंगल और चंद्रमा, और बुध में सूर्य का अंतर्दशा था, और सूर्य और बुध और मंगल वो गोचर कर रहे थे तीसरे भाव से। तो ये सूर्य के कारण ऐसा हुआ होगा। हमेशा आग का काम मंगल 1 नंबर पे कराएगा और सूर्य दूसरे नंबर पे कराएगा। ठीक है, जी गुरु जी। तो आगे कभी प्रैक्टिस में पत्रिका लगवा लीजिएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। और तब उन्होंने यही बताया था, मंगल और सूर्य के कारण ऐसा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल द्वादश के। मंगल और सूर्य ही कारण हो सकता है आग्नि के लिए, क्योंकि जो फायर एलिमेंट है उसके लिए पहले मंगल होता है और अधिपति ग्रह के रूप में सूर्य होता है, तो इसीलिए पहले मंगल को लेंगे फिर सूर्य को लेंगे। क्लियर हुआ? जी गुरु जी। चलिए ठीक, तो थोड़ा समय है, आगे बढ़ लेते हैं कि सभी ग्रहों से गोचर देखा जा सकता है। ये बात आज कंप्लीट कर देते हैं। मन की बात हुई तो चंद्रमा से देखा, तन की बात हुई तो लग्न से देखा, धन की बात हुई तो गुरु से देखा, संतान की बात हुई तो गुरु से देखा, पति की बात हुई तो गुरु से देखा, पत्नी की बात हुई तो शुक्र से देखा, दुख तकलीफ अरिष्ट की बात हुई तो शनि से देखा, छोटे भाई बहन बल पराक्रम की बात हुई मंगल से देखा। तो इस तरह से प्रश्नानुसार गोचर देखने का भी अपना एक तरीका होता है, और प्रश्न यदि दशानुसार हो तो फिर बहुत सरल हो जाता है कि हम एक बार संतान होगा या नहीं ये प्रश्न है, और संतान भाव एक्टिव है तो गुरु को लग्न में डाल करके, कौन से गुरु को, जन्मकालीन गुरु को लग्न में डाल करके और हॉरोस्कोप से निर्णय लेना चाहिए। तो अब गुरु को जब लग्न में डालें तो गुरु से शुभ बिंदुओं का विचार करना चाहिए। शुक्र को लग्न में डालें तो शुक्र से शुभ बिंदुओं का विचार करना चाहिए। मंगल को लग्न में डालें तो मंगल से शुभ बिंदुओं का विचार करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को अष्टक वर्ग का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुभ बिंदु तो आपको याद है नहीं, चंद्रमा वाला तो याद हो जाएगा। अनुराधा जी, आपने देखा क्या चंद्रमा का जो शुभ गोचर है वो अष्टक वर्ग से ही निकाला गया है? जी जी गुरु जी। हाँ, तो उसी तरह से अब सबका गोचर या तो याद रखिए बहुत या, मुश्किल है गुरु जी, नहीं होगा। हाँ, या नहीं तो अष्टक वर्ग के पॉइंट को देखिए। दो ही चीज हो सकता है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। हमारे राम भद्राचार्य अभी जो रामायण के कथावाचक हैं उनको ना जाने, उनको आंख नहीं है, बचपन से ही दोनों आंखों से सूरदास हैं, तो वो उन्होंने कितना चीज याद रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रोज उनके मानस पटल पे आता है, लेकिन संवाद में जब जो कोई विषय आता है तो संस्कृत के श्लोक और रामायण की चौपाई नहीं भूलते, बोल ही डालते, और कहाँ क्या मिलता है वो ये भी बता देते हैं कि इस शास्त्र में वो मिलेगा। हम लोग तो चूंकि व्यस्तता बहुत अधिक है, आंख भगवान ने दिया है, बहुत कुछ ज्यादा देखने लगते हैं तो अपनी मेमोरी कमजोर हो जाती है। बाकी याद रखना तो कुछ भी याद रखा जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यदि अलग अलग प्रश्नानुसार यदि हम प्रश्न को हल करेंगे
तो हमको अष्टक वर्ग से गोचर देखना जरूरी है किसी भी क्षेत्र में। जैसे हमने कहा कि शनि तीसरे, छठे, 10वें में 11वें में गोचर करेगा तो शुभ गोचर है, लेकिन यदि 7.5 में है तो क्या शुभ परिणाम नहीं दे सकता? दे सकता है। कब दे सकता है? तो जब वो अंक सहित कक्षा से गोचर कर रहा हो तो उस समय वो शुभ परिणाम हमको दे देगा। और अंक रहित कक्षा से गोचर कर रहा है तो वो तीसरे में भी बैठा है तो हमको वो शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। तो अब यहां बात आती है, तो क्या अष्टक वर्ग को चंद्रमा से देखें, चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जाकर के देखें, या अन्य ग्रहों के भिन्नाष्टक में जाकर के देखें? तो प्रथम दृष्टया आप चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न गुरु से है तो गुरु के भिन्नाष्टक में जाकर के अन्य ग्रहों के शुभ बिंदुओं को देखने की जरूरत होगी। प्रश्न सूर्य से है तो सूर्य से संबंधित भिन्नाष्टक, मान लीजिए सरकार से कोई लेना देना है, पिता से कोई लेना देना है, तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में जाकर के हम देखें कि क्या सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में कौन कौन से ग्रहों को अंक प्राप्त है। उसमें यदि प्रमुख ग्रहों को अंक प्राप्त हो, और प्रमुख ग्रह किसे कहेंगे? जो आपके दशा अंतर्दशा नाथ में हो वो प्रमुख हो गए, बाद में गुरु और शनि प्रमुख ग्रह हैं। तो यदि ये अंक सहित कक्षा से गोचर कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और अंक रहित कक्षा से गोचर कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? अष्टक वर्ग में जब जाएंगे, अगले क्लास में अष्टक वर्ग को छेड़ेंगे, तो पहले चंद्रमा से के भिन्नाष्टक में जाकर के देख लेंगे, और उसके बाद संबंधित ग्रहों के भिन्नाष्टक में जाकर के देख लेंगे। और पहले किसको देखेंगे? तो पहले दशा अंतर्दशा नाथ को देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो उसी दोनों को देना है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों को देखेंगे, जिसमें टाइमिंग के लिए कारक ग्रह शनि होता है और ब्लेसिंग के लिए कारक ग्रह गुरु होता है। तो शनि और गुरु को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। क्लियर हो गया? तो अगले क्लास में हम लोग अष्टक वर्ग से क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अनुराधा जी बहुत हरे थक कृष्ण। गई हैं। गुरुजी एक प्रश्न, लास्ट एक प्रश्न समझना। हाँ कर दीजिए ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी, कोर्ट केस से निजात पाने के लिए कौन सा भाव और कौन सा ग्रह को लेना चाहिए? पहले तो छठा भाव ही देखेंगे, और जहां निजात पाने का सवाल होगा वहां सूर्य को ही देखें। अच्छा अच्छा, भाव से पंचम भाव और एकादश भाव को नहीं देखना चाहिए? काहे देखने जाएंगे पंचम भाव और एकादश भाव को? अच्छा अच्छा, पंचम भाव और एकादश भाव जो है वो छठे स्थान का कौन सा भाव हो गया? छठे से छठा हो गया, और छठे से 12वां हो गया। हाँ तो जी अगर छठे की हानि देखनी है हाँ जी, तो फिर लग्न को लीजिए 8वां होगा, और पंचम को लीजिए 12वां होगा, ये देख सकते हैं एकादश और पंचम की। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए 2 हाथ और उठ गए हैं। बताइए ब्रह्मदत्त जी क्या कहना चाहते? थैंक यू गुरुजी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। आपने 60 में बताया था कि मैथमेटिकली यदि देखें तो 45 डिग्री पहले जो है कोई भी ग्रह है उससे 45 डिग्री पहले चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक 60 रहती है। क्या ढैया में भी कोई ऐसा नियम है? कर सकते हैं, लेकिन ढैया साधारण देखिए, बहुत ज्यादा जोर मत लगाइए। ठीक है, साधारण ढैया को देखिए, ज्यादा जोर मत लगाइए। रीता सिंह जी। बाकी गुरु जी इनमें इनका जो फलादेश है ढैया का और 60 इसमें क्या अंतर रहता है गुरु जी? फलादेश आने दीजिए ना, उसमें बता देंगे एक दिन।
प्रैक्टिस रख लेंगे हम लोग, 1 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस रख लेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। रीता सिंह जी। हाँ सर, जैसे कि घर बनाने के लिए शनि का दूसरा और 11वां गोचर ठीक है न, मतलब लग्न से दूसरा और चंद्रमा से 11वां गोचर ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लाट लेने के लिए मंगल का गोचर देखते हैं। हाँ, मंगल का शुभ गोचर हो जाए तो अच्छा है। जी ठीक है। अंजू खन्ना जी। गुरुजी, जैसे अगर मन की स्थिति के लिए देखना है तो हमने चंद्रमा को लगन में डालेंगे, और भाई के बल पराक्रम वगैरह के लिए देखना है तो मंगल को जैसे हम लगन में डालेंगे। अगर सप्तम भाव देखना है, मेल पत्रिका है, तो हम गुरु को लगन में डालेंगे, शुक्र को लगन में डालेंगे। शुक्र को लगन में डालें। शुक्र को, हाँ जी। और अगर फीमेल है तो फिर हम गुरु को लगन में डालेंगे। जी हाँ। उसके बाद फिर गोचर लगाकर उसका परिणाम निकालेंगे। जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। अगर हम राधा जी को एनर्जी रहा तो 1.5 घंटे के जगह 2 घंटे का क्लास ले लेंगे। और हम बिल्कुल राधा सर। जी को, अगर हम राधा जी कहेंगे कि नहीं तो 1.5 घंटे का ही क्लास लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। हरे प्रणाम गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। अच्छा अच्छा।